सोने का अंडा। रामपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। रघु जब 4 साल का था तभी रघु के पिताजी सुभाष रघु और सुधा को छोड़कर किसी और के साथ रहने के लिए चले गए थे। सुभाष बहुत ही अमीर फैमिली से था और सुधा भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती थी। लेकिन सुभाष के चले जाने के बाद उसके बाकी घर वालों ने सुधा और रघु के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सुभाष के जाने के बाद सुधा को ही सब गलत समझ रहे थे। एक दिन सुधा के सास ससुर ने सुधा के माता पिता को फोन करके घर बुलाया और उनको घर बुलाकर सुधा के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। सुधा के माता पिता के सामने ही सुधा के ससुर जी सुधा से बोले, देखो सुधा, हमारे बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम में ही कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से सुभाष हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। जब वह अब नहीं है यहाँ पर तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से अपने बेटे को लेकर। सीधा बहुत गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़कर विनती करती है, अपनी गलतियाँ पूछती है। लास्ट में वो अपने ससुर के पैर तक पकड़कर ये पूछती है, पर आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़े? मैं तो कोई भी गलती नहीं की और मैं इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? सुधा की बात किसी ने ना सुनी। उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने घर वापस ना आने की अनुमति दे दी। सुधा के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो अपने मायके भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसके पिता ने मना कर दिया था और यहाँ सास ससुर ने रखा नहीं। तभी सुधा अपने 4 साल के बेटे रघु को गोद में लेती है और घर से निकल जाती है। सुधा अपने बेटे को लेकर राह पर चलती ही जा रही थी, पर उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अब वो थकी हारी एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। एक पेड़ के नीचे अपने बेटे को बिठाकर बोलती है, बेटा रघु, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। सुधा जैसे ही नदी के पास जाती है, वो पानी लेने नदी के अंदर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक छोटे से बत्तख पर पड़ती है जो बहुत खूबसूरत था। पर वो खूबसूरत बत्तख किसी के बिछाए हुए जाल में फंस गया। वो जाल के अंदर से फड़फड़ा रहा था। ये देखकर सुधा परेशान होने लगती है। अरे, ये बत्तख तो जाल में फंस गया, मुझे इसे बचाना होगा। इतना कहकर वो उस बत्तख को नदी से निकाल लेती है और उसे जाल से मुक्त करवाती है। वहीं पास में पड़ा एक मिट्टी के बर्तन में वो अपने बेटे के लिए पानी लेती है और उसे पिला देती है। नदी से निकलने के बाद वो बत्तख भी सुधा के पीछे पीछे चलता है। उसे देखकर सुधा बोली, चलो जाओ यहाँ से, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अब तुम आजाद हो, अब तुम कहीं भी जा सकते हो, चलो जाओ यहाँ से। सुधा के इस तरीके से बात करने के बाद भी बत्तख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब सुधा अपने बेटे को पानी पिलाकर उसे अपने गोद में उठा लेती है और उस बत्तख को भी प्यार से पुचकारती है और फिर उस बत्तख से बोलती है, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। एक तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है और तो और हम दोनों का भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ खाने के लिए है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, चलो जाओ, तुम अपनी राह पर जाओ। सुधा के इतना बोलने के बाद भी वो सुंदर सा बत्तख सुधा के पीछे ही चल रहा था। ऐसे ही चलते चलते सुधा एक गांव में पहुंच जाती है। वहाँ वो एक दुकानदार के पास जाकर बोलती है, भैया कोई काम हो तो दिलवा दो ना, आपका बहुत भला होगा भैया। उसी गांव में एक राम नाम का भला आदमी रहता था जो सुधा को काम देता है और सुधा से बोलता है, बहन, क्या तुम खेत में काम कर सकोगी? हाँ हाँ भैया, जरूर करूँगी। इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लो और यहीं रहो। मुझे हमेशा अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। तुम यहीं रहोगी तो मेरे माँ को भी थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। लेकिन बहन, तुम कहाँ से हो? भैया, मुझसे आप ये सब मत पूछिए, बस मैंने आपको भाई कहा है और मेरे जरूरत के वक्त पर आपने मुझे काम दिया है तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। और तब से सुधा वहीं रहने लगती है।
राम की मदद से वो एक छोटी सी अपनी झोपड़ी भी बना लेती है। अब वहाँ पर वो अपने बेटे रघु और छोटे से बत्तख के साथ रहने लगती है। सुधा खेत का काम करने के साथ साथ राम की माँ का भी बहुत देखभाल किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते बीतते 1 साल बीत चुका था। अब रघु 5 साल का हो चुका था और वो सुंदर सा बत्तख भी बड़ा हो चुका था और पहले से बहुत ज्यादा बेहद खूबसूरत हो चुका था। एक दिन रात के समय सुधा और रघु खाना खाकर सो जाते हैं। हर रोज की तरह सुधा सबसे पहले उठकर बत्तख के पास आती है, लेकिन आज जब वो बत्तख के पास सुबह आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कि सुंदर सा बत्तख ने एक अंडा दिया है और वो कोई मामूली अंडा नहीं बल्कि एक सोने का अंडा था। अंडे को हाथ में लेकर सुधा अपने मन में बोलती है, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये कैसे हो सकता है भला। तभी बत्तख बोलती है, मैं एक जादुई सोने का अंडा देने वाली बत्तख हूँ। आपने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे अपने बेटे की ही तरह पाला है, खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया है। पर अब मेरी बारी है कि मैं अपनी ओर से तुम्हें कुछ दूं। अब तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो और ये सोने का अंडा बेचकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो। ये सुनते ही सुधा उस बत्तख को गले लगा लेती है और सुधा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब वो बत्तख हर रोज एक सोने का अंडा देती है और सुधा उन अंडों को राम के हवाले कर शहर में जाकर बेचने के लिए कहती है। और अब तो सुधा ने उसी गांव में एक जमीन भी खरीद ली और वहां पर बहुत बड़ा घर बनवाया। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन सुधा कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहाँ पर गांव के सरपंच की पत्नी मीना सुधा से कहती है, वाह 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 सुधा, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ है। जब तुम इस गांव में आई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अब क्या हमारे गांव में आकर तुम्हें कोई खजाना हाथ लग गया है क्या। सुधा बेचारी भोले मन से सब कुछ मीना को बता देती है। सुधा की सारी बातें सुनकर मीना के मन में लालच आ जाता है। मीना अपने घर जाकर अपने पति गांव के सरपंच मनोज को सारी बातें बता देती है। मनोज इस गांव के सरपंच के साथ साथ बहुत अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी लालच की वजह से रात के समय मनोज और मीना सुधा के घर में घुस जाते हैं और दोनों मिलकर सोने के अंडे देने वाली बत्तख को चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मनोज उस बत्तख को हाथ लगाता है वैसे ही बत्तख बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बत्तख की आवाज सुनकर सुधा अपने कमरे से दौड़ी हुई आती है, लेकिन सुधा के वहां पहुंचने से पहले मीना और मनोज वहां से भाग जाते हैं। सुधा को देखकर बत्तख भी शांत हो जाती है और फिर सुधा बत्तख के पास ही सो जाती है। अब दूसरे ही दिन से मनोज बत्तख पर नजर रखने लगता है ताकि वो बत्तख अंडे देकर बाहर जाए और वो अंडे को चुरा ले। एक दिन बत्तख अंडा देकर बाहर घूमने के लिए निकलता है, तभी मनोज खिड़की से वो अंडा चुरा लेता है और फिर घर जाकर मीना को दिखाता है। उसे देख मीना बोलती है, देखा देखा, मैं सही कह रही थी ना कि सोने का ही अंडा है ये, जिस कारण सुधा इतनी अमीर होती जा रही है। उसने खुद मुझे बताया था। मीना, अब मैं इसे अपनी तिजोरी में रख देता हूँ ताकि किसी को भी हम पर शक न हो। हाँ हाँ जरूर, कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेचेंगे और हाँ, आप हर रोज जाकर वहाँ देखिएगा, शायद हमें और सोने के अंडे मिल जाए। हाँ जरूर। अब मनोज अंडे को अपनी तिजोरी में रख देता है और यहाँ हर रोज की तरह सुधा जब उठकर बत्तख के पास जाती है तो उसे अंडा कहीं भी नहीं दिखाई देता। वो मायूस हो जाती है, पर उसे समझ में आ गया होता है कि उसके घर में अंडे की चोरी हो गई है, लेकिन वो चुप रहती है, किसी को कुछ नहीं बोलती। अब दूसरे दिन भी मनोज सुधा के घर पर दूसरा अंडा चुराने के लिए सुबह सुबह बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सुधा उस रात बत्तख के पास ही सोती है तो मनोज को अंडा चुराने का वक्त ही नहीं मिलता। सुधा के घर से खाली हाथ लौटकर वो अपने घर सोने के अंडे को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, अपनी तिजोरी खोलता है, वो देखता है कि उसमें रखा सारा सोना और पैसा
राख और कोयले में बदल गए थे। ये देखकर वो जोर जोर से मीना को आवाज लगाने लगता है। अरे अरे मीना, जल्दी आओ यहाँ, यह देखो हमारे साथ क्या हुआ है। मीना ये देख जोर जोर से रोने लगती है, अपनी किस्मत को दोष देने लगती है और साथ ही अपनी गलतियों पर पछतावा भी करती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। हमारे लालच ने हमें पता नहीं क्या से क्या बना दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मीना तुम रो मत, देखो हमारे लालच के कारण ही हमारे साथ यह हुआ है। आपसे हम यह कसम खाएंगे कि आज के बाद हम दोनों कभी लालच नहीं करेंगे और कोई भी चोरी नहीं करेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, किसी की तरक्की से कभी नहीं जलेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, इस जादुई अंडे ने हमें हमारी लालच की सजा दी है। अब दोनों मिलकर सुधा के घर जाते हैं, जाकर सुधा को सारी घटना बताते हैं और सुधा से माफी भी मांगते हैं। अब वो दोनों सरल रास्ते से चलने लगते हैं और दूसरी ओर सुधा बहुत खुशी खुशी अपने बेटे और बत्तख के साथ रहने लगती है। अब दिन पर दिन सुधा तरक्की करती है। वो गांव में नई झील और पानी के कुछ नए साधन भी लगवाती है, गांव की कच्ची सड़कों को भी पक्की करवाती है और बहुत से सुख सुविधाओं का काम भी करवाती है। और वो गांव और आसपास के गांव के गरीबों की खूब मदद भी करती है। कपड़े से खाने पीने और उनके रहने सहने का सबका वो खुद देखती है और इस तरीके से उसे गरीबों की खूब दुआएं मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।